सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोरोना वायरस से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं या उस पर जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आपको सबसे ज़्यादा लाइक करना है, उसके बाद शेयर करें और चैनल में पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखें। आने वाले समय में जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि वर्तमान में सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है पूरे विश्व में। इस वायरस के कारण पूरा विश्व ठप हो चुका है। इस कारण एग्जामिनर इस टॉपिक से 1 या 2 क्वेश्चन जनरल साइंस के बिहेवियर से ज़रूर पूछा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक रहेगा कोविड-19। तो दोस्तों, जब से पिछले 3-4 महीने से इसका प्रभाव पूरी दुनिया में देखा गया है। सबसे पहले अपने को कोविड-19 शब्द किसने दिया, कोरोना वायरस कहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका किस पर इफ़ेक्ट हुआ, सबसे ज़्यादा हमारे शरीर पर कहाँ पर ये प्रभाव डाल रहा है, ये हमारे शरीर में कैसे फैल रहा है, वायरस से फैल रहा है, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ, किस प्रकार की हमारे शरीर में बीमारी है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज कोविड-19 के बारे में। सबसे पहले जैसे ही पढ़ा तो इसका कोविड-19 का पुराना नाम क्या था। पुराना इसका नाम था नोवेल कोरोना वायरस। पुराना नाम इसका था नोवेल कोरोना वायरस। नोवेल कोरोना वायरस का अर्थ होता है, नोवेल का अर्थ होता है नया और कोरोना का अर्थ होता है मुकुट या ताज। उसके बाद में इसका नया नामकरण दिया गया, क्योंकि कोरोना वायरस एक प्रकार की सार्स नाम की एक फैमिली से लिया गया है। तो इसका नया नाम दिया था कोविड-19। कोविड-19 का नया नामकरण किया था WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जो पूरे विश्व में जितनी भी हेल्थ संबंधी एक्टिविटी होती है उनको ध्यान में रखती है। और जो कोरोना वायरस या नोवेल कोरोना वायरस का नया नामकरण कोविड-19 किसने दिया था, तो आपको याद रखना है WHO ने। तो उसके बाद में कोविड शब्द का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर CO का अर्थ होता है कोरोना और VI का अर्थ होता है वायरस और D का अर्थ होता है डिजीज़। तो देखो, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमारे शरीर में जो कोविड-19 है वो बीमारी हमारे शरीर में किस प्रकार से फैलती है, तो वो फैलती है वायरस से। वायरस यानी विषाणु। तो हमारे शरीर में कोरोना किस प्रकार से फैलता है, तो सर वायरस या विषाणु से। उसके बाद में इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था नोवेल कोरोना वायरस। उसके बाद में इसका नया नामकरण WHO ने क्या दिया, तो इसका नया नामकरण दिया था कोविड-19। तो यहाँ पर C का अर्थ होता है कोरोना, VI का अर्थ होता है वायरस और D का अर्थ होता है डिजीज़। तो 2019 में दिसंबर में इस वायरस को देखा गया था, तो इसका नाम कर दिया कोविड-19। उसके बाद में ये कोविड-19 इसका नामकरण किसने किया था, तो ये किया था WHO द्वारा इसका नामकरण किया गया था। उसके बाद देखते हैं तो सर ये WHO की संस्था का पूर्ण नाम क्या होता है या इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसका फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी WHO की फुल फॉर्म हो गई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सर इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद में इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 में। WHO की स्थापना की थी 7 अप्रैल 1948 में। तो WHO की स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम विश्व स्वास्थ्य दिवस भी कब मनाते हैं दोस्तों, 7 अप्रैल को मनाते हैं। तो देखो, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको याद रखना है स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा में। उसके बाद में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में। उसके बाद में पूछा जा सकता है कि WHO के वर्तमान डायरेक्टर कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। उसके बाद में यहाँ से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत के वो कौन से मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, जिनको WHO के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया, तो है डॉक्टर हर्षवर्धन को। 1 साल के लिए WHO की कार्यकारिणी होती है, कोई भी एक इनकी समिति होती है, उसमें कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में किसी सदस्य को 1 साल के लिए चुना जाता है अलग अलग देशों से। उसमें इस साल भारत के डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है, उनका कार्यकाल 1 साल रहेगा। तो वो कौन सी संस्था है, वो है WHO। WHO 3 बात है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी
फुल फॉर्म होती है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को इसकी स्थापना होती है, 7 अप्रैल 1948 में। इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। उसके बाद में यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर जो कोरोना टेस्ट होता है उसमें किस प्रकार का टेस्ट किया जाता है और कौन सी तकनीक इसमें यूज़ की जाती है। तो कोरोना टेस्ट के लिए आपको ये क्वेश्चन मैंने अभी देखा था कि जो IAS का एग्ज़ाम होता है उसमें कथन कारण में क्वेश्चन पूछा गया था कि कोरोना टेस्ट निम्नलिखित में से किस प्रकार से किया जाता है, उसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो देखो इसमें कोरोना टेस्ट के लिए RT-PCR पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। पहली बार चैनल से जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका दोस्तों एक ही काम है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो कोरोना टेस्ट के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो RT-PCR तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में जैसे RT-PCR तकनीक पढ़ा तो इसमें इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? R का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, PCR का होता है पॉलीमर्स चेन रिएक्शन। देखो पॉलीमर का अर्थ होता है जिसमें एक या दो से अधिक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, चेन का अर्थ होता है श्रृंखला, और रिएक्शन का होता है जिसमें एक अभिक्रिया होती है। तो कोरोना टेस्ट में किस प्रकार तकनीक प्रयोग किया जाता है? RT-PCR तकनीक का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बार बार आप क्वेश्चन को पढ़ें और दिमाग में इस चीज़ को फीड कर ले कि कोरोना टेस्ट में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वो होता है RT-PCR एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। उसके बाद में जैसे ये पढ़ा तो PCR तकनीक का किस प्रकार से यूज़ होता है। देखो PCR तकनीक का हमारे शरीर में कोई भी DNA सेगमेंट की एक से अधिक प्रतिरूप या एक से अधिक उसकी नकल करनी हो, या आपको पता है कि कोई भी चीज़ की अपन फोटोकॉपी करते हैं, फोटोकॉपी कब करते हैं? कोई चीज़ की एक से ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारे शरीर में DNA सेगमेंट को यदि एक से ज़्यादा प्रकार से ज़रूरत होती है तो उसको तैयार करने के लिए PCR तकनीक का प्रयोग किया जाता है। PCR तकनीक DNA फिंगरप्रिंट के रूप में भी किया जाता है। आजकल जो चोर वगैरह होते हैं वो यदि अपने फिंगरप्रिंट नहीं देते हैं तो उसमें उनको यूज़ करने के लिए PCR तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखो कोरोना के साथ साथ में यदि कोई भी नए वर्ड आ रहे हैं तो उसी को भी अपन डिटेल में समझ लेंगे। अभी मैंने पहले बताया कि WHO क्या होता है, उसके बारे में इसमें कौन सी तकनीक यूज़ होती है, तो सर PCR तकनीक होती है। PCR तकनीक का हमारे डेली लाइफ में किस प्रकार से यूज़ होता है, तो सर DNA सेगमेंट की एकाधिक प्रतिरूप का होता है, उसकी फोटोकॉपी को यूज़ करने के लिए बहुत आए। मैंने बताया कि PCR की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीमर चेन रिएक्शन। पॉलीमर का होता है एक से अधिक चीज़ का संग्रहण करना, तो DNA सेगमेंट का संग्रहण करने के लिए भी PCR तकनीक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यदि कोई भी टर्म या कोई भी शब्दावली आपको समझ में नहीं आ रही तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपको एक ही काम करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार आप लाइक ज़रूर करें। लाइक करने से दोस्तों क्या होता है कि कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो उसको मोटिवेट मिलता है कि मेरे द्वारा जो चीज़ कंटेंट उपलब्ध किया जा रहा है वो बच्चों को पसंद आ रहा है। तो इसमें PCR RT-PCR तकनीक का कोविड-19 में टेस्ट करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में जो ये कोरोना वायरस है, देखो मैंने क्या बताया, ये एक प्रकार की वायरस बीमारी। वायरस का क्या अर्थ होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। देखो दोस्तों यदि आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो मैंने जनरल साइंस की अभी तक मेरे चैनल पर 20 क्लासें लगा रखी है। तो वहाँ पर मैंने वायरस के बारे में, जीवाणुओं के बारे में डिटेल में बता रखा है, और मानव शरीर तंत्र होता है उसमें जितनी भी प्रकार की प्रोसेस होती है, जैसे उसमें आहार तंत्र या आहार सिस्टम होता है, उसको मैंने पूरी डिटेल में बता रखा है। पाचन तंत्र जितना भी होता है उसको डिटेल में बता रखा है। हमारे शरीर में किस प्रकार से पाचन होता है, उसमें किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने संतुलित आहार के घटक कंप्लीट पढ़ा रखे हैं, तो वो जाके आप वीडियो आराम से जाके देख सकते हो कि वायरस हमारे शरीर में किस प्रकार से बीमारी फैला सकता है और वायरस से होने वाली कौन कौन सी बीमारी होती है। अब देखो आगे बढ़ते हैं कि वायरस ये हमारे शरीर में किससे फैलता है। तो वायरस, इस वायरस का नाम क्या है? ये होता है SARS-CoV-2। अब देखो यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो देखो ये वायरस ये पहली बार नहीं, ये 2002 में पहली बार चाइना में दिखा था। उस टाइम इसकी फैमिली थी ये SARS, ये कोविड ये दूसरी फैमिली, तो उस टाइम देखी गई थी पहली फैमिली। तो यहाँ पर ये कौन सी फैमिली? कोविड-19 की, तो ये कोविड SARS की ये दूसरी फैमिली है। अब देखो SARS की फुल फॉर्म क्या होती है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये SARS की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि SARS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको याद रखना है कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब देखो यहाँ पर COV क्या अर्थ होता है? कोरोना वायरस सेकेंड। देखो कोरोना वायरस सेकेंड कैसे आ गया? क्योंकि ये इसकी SARS की सेकेंड फैमिली, पहली फैमिली 2002 में चाइना में देखी गई थी। तो ये वायरस कहाँ से पूरे विश्व में फैला है? तो ये वुहान एक जगह है, तो ये
चाइना में, वहाँ से इस वायरस को पूरे विश्व में फैलाया गया। तो ये एक प्रायोजित है या ये नहीं, ये तो अपन नहीं बता सकते हैं, लेकिन वुहान जगह एक वही प्रांत है, कहाँ पर, चाइना में। देखो यहाँ से भी 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये कोरोना वायरस पूरे विश्व में कहाँ से सेपरेट हुआ, तो ये हुआ था चाइना में, एक जगह वुहान। और वुहान भी कौन से प्रांत में आता है, तो वो आता है वही प्रांत में। देखो सबको पता रहता है कि वुहान से फैला, लेकिन वुहान कौन से प्रांत में आता है, वो आता है वही प्रांत में आता है। उसके बाद में ये हमारे शरीर में किस प्रकार से फैला है, तो ये हमारे शरीर में आसपास, तो फैलने का रीज़न क्या रहता है, ये किसी सांप को खाने से चमगादड़ क्या करती है, चमगादड़ वाहक होती है। देखो मैंने ये भी बता रखा कि वाहक क्या होता है और फैलने का कारण क्या होता है। चमगादड़ वाहक कैसे है, चमगादड़ क्या करती है, जो यदि फल होते हैं, फलों के ऊपर ये बैठ देती है, बैठने के बाद ये अपना जो रस होती है वहाँ पर वो स्त्रावित कर देती है, ये जो उसके बाद में मानव होता है उस फलों को खा लेते हैं, खाने के बाद ये बीमारी मानव में फैल जाती है। उसके बाद में ये सांप, चमगादड़ या पेंगोलिन से हमारे शरीर में फैल सकती है। पेंगोलिन का अन्य नाम क्या बोलते हैं, चींटीखोर बोलते हैं। देखो SARS-CoV-2 ये वायरस कोविड-19 की सेकंड बीमारी है। उसके बाद प्रसार हमारे शरीर में कैसे होता है, सांप, चमगादड़ या पेंगोलिन से। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोविड-19 हमारे कौन से शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती, तो ये हमारे शरीर के फेफड़ों को प्रभावित करती, सबसे ज़्यादा लंग्स को प्रभावित करती। आपने अखबारों या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि किसी भी पेशेंट को जब कोविड-19 बीमारी हो जाती है तो सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव कहाँ पर होता है, तो इस सबसे ज़्यादा फेफड़ों पर होता है। देखो फेफड़ों से हमारे शरीर में कैसे होता है, इसको समझते हैं। हमारे शरीर में जैसे ये वायरस फैलता है तो सबसे पहले ये हमारे शरीर में जो गला होता है, गले से इफेक्ट करता है। जैसे ही गले पे इसका इफेक्ट हुआ तो हमारे शरीर में 2 चीज़ें होती है, एक आहार नाल होती है, एक होती है श्वसन नली। आहार नाल में हमेशा भोजन का स्त्राव होता है और श्वसन नली में किसका होता है, ऑक्सीजन का स्त्राव होता है। जैसे ही हमारे शरीर में ये गले में इसका प्रवेश हुआ इस वायरस का, तो ये हमारे शरीर में श्वसन नली से कहाँ पर इसका इफेक्ट होता है, तो श्वसन नली में हमारे शरीर में सीधे जाके फेफड़ों पर इफेक्ट होता है। क्यों होता है कि श्वसन नली हमेशा ऑक्सीजन का स्त्राव करती है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में डायरेक्ट कहाँ पर जाएगी, फेफड़ों में जाएगी। जैसे ही फेफड़ों पर जाएगी इस वायरस का हमारे शरीर में प्रभाव दिखाई देने लगता है। देखो इसका प्रभाव कैसे दिखाई देता है, उसमें कुछ लक्षण होंगे। कैसे लक्षण होंगे, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी। देखो सांस लेने में तकलीफ क्यों होगी, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, हमारे शरीर में ऑक्सीजन, सांस हमारे श्वसन के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होती है, तो सर हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो आदमी को वेंटिलेटर पर ले जाया जाता है। आपने आजकल नाम सुना होगा कि वेंटिलेटर की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो देखो ये एक वेंटिलेटर, ऑक्सीजन की जब शरीर के अंदर मात्रा कम हो जाती है, एक ऑक्सीजन नेचुरल आती है, वेंटिलेटर पर जाएंगे तो एक सिलेंडर के माध्यम से व्यक्ति को ऑक्सीजन मिलती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग, तो हमेशा याद रखना कि सबसे ज़्यादा प्रभावित अंग कौन सा हो गया, तो फेफड़े हमारे सबसे ज़्यादा इस वायरस से प्रभावित होते हैं। देखो बार बार मैं एक ही टॉपिक बिंदु बता रहा हूँ कि ये हमारे शरीर में किस प्रकार फैलता है, तो वायरस से। जैसे हमारे शरीर में वायरस से फैलेगा, सबसे ज़्यादा गले में इफेक्ट करेगा, गले से हमेशा श्वास नली में, श्वास नली से हमारे ज़्यादा जाके कहाँ पर, फेफड़ों में जाके इसका इफेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा लंग्स यहाँ फेफड़ों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। उसके बाद में ये प्रारंभ कहाँ से हुआ, तो आप सबको पता है कि वुहान शहर चीन और हेंगई प्रांत हो गया। उसके बाद में ये हमारे देश में सबसे पहले इसका केस कहाँ पर आया, तो हमारे देश में सबसे पहले केस आया था केरल में। कहाँ पर आया था हमारे देश में सबसे पहले केस, तो यहाँ पर केरल में इसका सबसे पहला केस आया था। कब आया था, तो सर आया था 30 जनवरी 2020 में। कौन सा जिला था, तो थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर सबसे पहला केस आया था। देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहला कोरोना वायरस का केस कहाँ आया था, तो सर आया था केरल में। कब आया था सर, 30 जनवरी 2020 में। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि सरकार का यहाँ पर फेलियर हो गया था। यदि सरकार को लगता कि जो भी बाहर से फ्लाइटें आ रही है उसको यदि बंद कर देते तो भारत में जिस प्रकार से सेपरेट हुआ था, जिस प्रकार से संक्रमण का फैला हुआ था, उसको अपन कम कर सकते थे। तो ये खैर सरकार की बात है, लेकिन अपने को याद क्या रखना, अपने का एक ही मोटिव होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा भी आए, कोविड से कोई भी क्वेश्चन आए हमें सही होना चाहिए, और एक नंबर का क्वेश्चन आए तो 1 नंबर हमें वहाँ से मिलना चाहिए। तो इसमें मैं एंड तक इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट कोई भी यदि आपको टर्म लगती है वो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो आपको याद रखना है कि भारत में प्रथम केस केरल में 30 जनवरी 2020, तो इसमें जगह कौन सी, तो थ्रिशूर डिस्ट्रिक्ट केरल। उसके बाद में भारत में इस कोरोना से प्रथम मृत्यु कहाँ हुई थी, तो सर कर्नाटक में हुई थी। कब हुई थी, 12 मार्च 2020 में। कैसे हुई थी, ये बंदा कोई बुजुर्ग व्यक्ति था 70 साल का, वो सऊदी अरेब से रिटर्न होते समय उसमें कोरोना
को सिम्टम दिखे थे, उसके लक्षण दिखे थे, तो उसको संपूर्ण इलाज नहीं मिल पाया था, इस कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो 2 क्वेश्चन, भारत में प्रथम केस केरल में, भारत में प्रथम मृत्यु कर्नाटक में। किस कारण? वायरस कौन सा? कोविड-19 के बाद में। उसके बाद में आता है कि कोविड-19 से जितने भी इम्पोर्टेंट शब्दावली है, शब्दावली कैसे है कि कौन कौन से शब्द जो हमें इम्पोर्टेंट उस समय कोविड जैसे स्टार्ट हुआ था कि सबसे ज़्यादा कौन कौन से शब्द मार्केट में प्रख्यात हुए थे या प्रचलन में आए थे। सबसे पहले आया था PPE। आपने सबने सुना होगा कि डॉक्टर PPE किट का प्रयोग करके उसका इलाज करे। तो देखो PPE की फुल फॉर्म क्या होती है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। देखो कोई भी चीज़ एग्जाम आए ये ज़रूरी नहीं, लेकिन आजकल ये मार्केट में वर्ड प्रचलित है, तो उसमें आपको सुना होगा कि PPE क्या होती है। तो आपको याद रखना है कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। किसकी फुल फॉर्म होती है? PPE की। जैसे तो सर मास्क है, कपड़े, हेलमेट है और हाथों में पहने जाने वाले दस्ताने, ये सारे किस में आए थे? PPE में। PPE की फुल फॉर्म बार बार बोलो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसके बाद में आपने शब्द सुना होगा क्वारंटाइन। तो क्वारंटाइन का क्या अर्थ होता है? यदि कोई भी व्यक्ति उस वायरस से संबंधित व्यक्ति से संपर्क में आया है तो उस व्यक्ति को संपर्क में आए लोगों को 14 दिन तक अलग रखना। यहाँ कोई भी व्यक्ति बाहर से आया, जैसे कि केरल से कोई व्यक्ति माना राजस्थान में आया, तो उसको वहाँ के प्रशासन को लग सकता है कि आदमी बाहर से आया तो उसमें सिम्टम हो सकते हैं, तो उसको 14 दिन उसको अलग से रखा जाता था। उसके बाद में एक वर्ड आया था आइसोलेशन यानी पूर्ण पृथक्करण। उसको जिस व्यक्ति में ये सिम्टम है उसको पूरे परिवार से अलग कर दिया जाता। यानी संक्रमित व्यक्ति को पृथक करना, वो क्या कहलाता था? आइसोलेशन। एक क्वारंटाइन था। क्वारंटाइन का अर्थ क्या होता है? 14 दिन संपर्क में आए व्यक्ति को। किसके संपर्क में? जो कोरोना सिम्टम जिस व्यक्ति में मिले से उससे जो व्यक्ति संपर्क में आए थे उसको अलग से रखते थे, उनको बोल देते क्वारंटाइन। और एक होता था आइसोलेशन। आइसोलेशन किसको रखते थे? जिस व्यक्ति में ये सिम्टम पाए गए थे। दोनों आपको समझ में आ गए? देखो उसके बाद में आपने सुना होगा सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग अर्थ होता था आपको 2 गज की दूरी बनाए रखे और नज़दीक नहीं बैठे, उसको मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से दूर रहना। उसके बाद आया था एक शब्द आया था लॉकडाउन और एक था कर्फ्यू। देखो लॉकडाउन का अर्थ होता है तालाबंदी, एक होता है कर्फ्यू। लॉकडाउन में अर्थ क्या होता है? लॉकडाउन और कर्फ्यू में 2 ही अंतर। कर्फ्यू मतलब क्या होता है? कोई भी गतिविधि उसमें नहीं होती। और लॉकडाउन में क्या होता है कि लॉकडाउन में होगा अति आवश्यक सेवाएं, जैसे कि दूध है, किराना की छूट मिली थी। लॉकडाउन और कर्फ्यू में 2 ही अंतर होते हैं। कर्फ्यू मतलब वहाँ पर कोई भी गतिविधियाँ या कोई भी आवश्यक चीज़ों का लेन देन नहीं होता है। और लॉकडाउन में होता है कि वहाँ पर 144 धारा लग गई थी। 144 धारा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट वर्ड आ रहा है 144 धारा। देखो 144 धारा का अर्थ होता है एक साथ 4 या 4 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते थे। उसके बाद में 144 धारा कौन लगा सकता है? 144 धारा क्षेत्र के SDM या जिला कलेक्टर 144 धारा लगा सकते थे। उसके बाद में लॉकडाउन में 144 धारा लगी थी। कर्फ्यू मतलब होता है कि वहाँ पर कोई भी अति आवश्यक चीज़ों का लेन देन नहीं होता था, वहाँ पर पूर्ण प्रतिबंध होता था। लॉकडाउन मतलब होता है अति आवश्यक सेवा जैसे दूध है, किराना आदि की वहाँ पर छूट मिलती थी। देखो समझ में आ गया सबको? PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्वारंटाइन करता होता है कि संपर्क में आए व्यक्ति को 14 दिन तक अलग रखना। आइसोलेशन मतलब जिसके अंदर उस कोविड-19 के सिम्टम थे उसको अलग रखना। सोशल डिस्टेंसिंग मतलब अपने को एक दूसरे से दूर रहना, मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग, पास में नहीं रहना है। उसके बाद लॉकडाउन और कर्फ्यू में आपको अंतर समझ में आ गया। उसके बाद आगे देखते हैं कि हमारे देश में सबसे पहले महामारी घोषित कब की गई थी, या पूरे विश्व में महामारी घोषित कब की गई। देखो पूरे विश्व में 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया। देखो यहाँ भी मैं WHO को फेलियर मानता हूँ कि देखो चाइना में नवंबर दिसंबर में इसके केस मिलने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन WHO कब चाहता? तो WHO 11 मार्च 2020 को पूरे विश्व में इसको महामारी घोषित किया गया। उसके बाद में WHO को फुल फॉर्म मैंने पीछे बता दी, पूरी डिटेल में बता दी। उसके बाद में कि 14 मार्च 2020 को मास्क एवं सैनिटाइजर आयुष वस्तु घोषित किया गया। देखो 14 मार्च 2020 को पूरे विश्व में WHO ने बता दिया कि सबके पास मास्क और सैनिटाइजर होने से। देखो मास्क का अर्थ होता है कि आपको फेस ढका होना चाहिए। सैनिटाइजर जिसमें अल्कोहल की मात्रा होती, किसकी मात्रा थी? अल्कोहल की मात्रा, जो हमारे शरीर के ऊपर या हाथों के ऊपर जो कीटाणु थे उनको मारने के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाता था। इन दोनों को आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया किसने? WHO को। देखो 2 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे कि WHO ने महामारी कब घोषित किया कोविड-19 को? तो 11 मार्च 2020 को। मास्क और सैनिटाइजर कब आवश्यक वस्तु घोषित कर दिया किसने? WHO ने। तो 14 मार्च 2020 को। उसके बाद में अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया में सबसे पहले लॉकडाउन, पूर्ण लॉकडाउन किस राज्य ने लगाया? तो वो लगाया था राजस्थान ने। प्यारा राजस्थान सबसे पहले पूरे भारत में
लॉकडाउन, पूर्णतः लॉकडाउन कौन से राज्य ने लगाया? तो सर लगाया था राजस्थान ने। उसके बाद में सबसे पहले महामारी किसने घोषित किया था? सबसे पहले महामारी हमारे देश में किस राज्य ने घोषित की थी? वो की थी हरियाणा में। तो सबसे पहला केस कहाँ मिला? तो सर केरल में। पहली मृत्यु कौन से राज्य में? तो सर कर्नाटक में। लेकिन पहली जो महामारी घोषित की थी वो कौन से राज्य ने घोषित की? तो सर हरियाणा ने। पहला लॉकडाउन तो सर राजस्थान में। उसके बाद में अब देखिए यहाँ से जैसे ये सारी चीज़ें होगी, उसके बाद में सबसे पहले पूरे विश्व में एक ऐसी घटना हुई जो पूरे विश्व को भारत की तरफ ध्यान केंद्रित किया, तो वो था जनता कर्फ्यू। वो था जनता कर्फ्यू। देखो जनता कर्फ्यू करता था कि पूरे देश में पूर्णतः गतिविधियाँ बंद हो गई थी, सब लोग घरों में कैद हो गए थे और आवाजाही और परिवहन की सब सुविधाएं क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। उसको बोला था जनता कर्फ्यू, मतलब जनता के द्वारा लगाया गया कर्फ्यू। कर्फ्यू करते हो गया पूर्णतः बंद, कोई भी गतिविधियाँ नहीं थी। वो किसके द्वारा? स्वयं जनता के द्वारा। वो पूरे देश में कब लगी? तो सर लगी थी 22 मार्च 2020 को। कब लगी थी? 22 मार्च 2020। ये डेट आपको याद रखनी है। उसके बाद में एक 5 अप्रैल ऐसी घटना हुई, उसमें भी देखो क्या किया पीएम नरेंद्र मोदी ने बोला कि 5 अप्रैल को रात को 9 बजे 9 मिनट सबको क्या रखनी? लाइट ऑफ रखनी है। देखो उस टाइम ऐसा नज़ारा लगा जैसे कि आज क्या है, पूरे विश्व में दिवाली है। उसमें क्या किया गया था? सब घरों में दीपक जलाए गए थे और सब ने कोरोना महामारी को भगाने के लिए सबने प्रार्थना की थी। कब की थी? 5 अप्रैल 9 PM 9 मिनट सबने क्या की थी? लाइट ऑफ की थी। देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहला लॉकडाउन राजस्थान ने, पूर्ण महामारी किसने घोषित की? तो सर हरियाणा है। जनता कर्फ्यू कब लगा? तो 22 मार्च 2020 को। और कोविड-19 को महामारी घोषित WHO ने कब किया? तो 11 मार्च 2020 को। उसके बाद मास्क और सैनिटाइजर आवश्यक वस्तु कब घोषित किया? 14 मार्च 2020 को। उसके बाद में देखो भारत में सबसे पहले पूर्णतः लॉकडाउन कब लगा? तो वो लगा था 25 मार्च से 14 अप्रैल। पहला लॉकडाउन कब लगा था? 25 मार्च से 14 अप्रैल। उसके बाद इसमें कौन कौन सी गतिविधियाँ हुई जो कोविड-19 को कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई थी? देखो पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बनता है कि आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार के द्वारा एक ऐप इंस्टॉल किया गया था, या ऐप पूरे देश को दिया गया था। उसका काम क्या था? जो कोरोना ट्रैकिंग ऐप है, ये क्या काम करता था? कोरोना ट्रैकिंग ऐप मतलब यदि आपके क्षेत्र में किसी को कोरोना हो रखा है तो वो आपको एक मैसेज दे देता था। वो मैसेज किस प्रकार से मिलता था कि आपके मोबाइल में 24/7 ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए। जैसे आपका ब्लूटूथ उस क्षेत्र के संपर्क में आएगा तो आपको मैसेज दे देगा कि आप कोरोना संक्रमित क्षेत्र में आ गए हो। तो वो कौन सा ऐप था? तो वो था आरोग्य सेतु ऐप। भारत सरकार ने कब इसको लागू किया या कब इस ऐप को पूरे देश में भेजा? तो होता 2 अप्रैल 2020। 2 अप्रैल 2020। इसका कार्य क्या था? कोरोना ट्रैकिंग ऐप, मतलब कोरोना को ट्रैक करना या उसको खोजना। उसके बाद में कुछ राज्यों ने अपने यहाँ पर अभियान चलाए थे। उसमें सबसे पहला अभियान, सबसे महत्वपूर्ण अभियान था नमस्ते और हैंडशेक अभियान, यानी केवल नमस्ते करना है, हाथ नहीं मिलाना है। वो कौन सा राज्य था? वो था कर्नाटक। कौन सा अभियान था? नमस्ते और हैंडशेक अभियान, कर्नाटक। उसके बाद में राजकोष पोर्टल वेरी इंपॉर्टेंट ये पोर्टल था। ये कौन से राज्य ने लॉन्च किया? तो वो किया था राजस्थान। देखो इसका कार्य क्या था? एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासी मजदूर थे, उनको आने जाने के लिए पास की परमिशन दी थी, ऑनलाइन पास परमिशन दिया था, वो दिया था राजस्थान सरकार ने। उसका अभियान का नाम क्या था? राजकोष पोर्टल। देखो नमस्ते हैंडशेक कर्नाटक, राजकोष पोर्टल राजस्थान। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने एक अच्छा अभियान स्टार्ट किया, तो वो था मोक्ष क्लस स्पेशल बस। वो किसने किया था? राजस्थान। इसका कार्य क्या था? यदि कोई बुजुर्ग लोग जिनकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए गंगा में जाना था तो उसके लिए एक स्पेशल बस का इंतजाम किया था। उस बस का नाम था मोक्ष क्लस स्पेशल बस। वो कौन सा राज्य था? राजस्थान राज्य था। उसके बाद में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर कहाँ था? तो वो बना था नरेला दिल्ली में। नरेला दिल्ली में सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर, जिसमें लोगों को क्वारंटाइन रखा गया। सब कितने दिन? तो सर 14 दिन। वो किसके अंडर में था? तो वो था आर्मी के अंडर में। देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर कहाँ? तो नरेला दिल्ली। किसके अंडर में था? तो ये आर्मी के अंडर में। समझ आ गया सभी को? आरोग्य सेतु ऐप 2 अप्रैल 2020 में काम क्या है? कोरोना को ट्रैकिंग करना। उसके बाद नमस्ते हैंडशेक अभियान कर्नाटक, राजकोष पोर्टल राजस्थान सरकार के द्वारा किसके लिए पास परमिशन ली? किस प्रकार का पास? तो सर एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने संबंधियों को लाने के लिए या प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए। उसके बाद मोक्ष क्लस स्पेशल बस अभियान किसके द्वारा? तो सर राजस्थान के द्वारा। भारत का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर कहाँ पर था? तो सर नरेला दिल्ली। किसके
अंडर में ये काम करता है? तो सर आर्मी के अंडर में। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट आपने ये योजना सुनी थी पीएम केयर। देखो पीएम केयर की सबसे पहले फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। देखो इसका कार्य क्या है कि यदि देश में आपको लगता है कि इमरजेंसी है, मतलब एक अति आवश्यक चीज़ों की ज़रूरत रहती है, इस प्रकार के फंड को बोलते हैं पीएम केयर फंड। यहाँ पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये हमारे देश में कब इस पीएम केयर को स्टार्ट किया? तो किया था 28 मार्च 2020। किस समय? तो हमारे देश में जब कोविड-19 अपने इनिशियल स्टेज में था। देखो प्रधानमंत्री ने बढ़ चढ़ के बोला था कि कोविड-19 की 4 स्टेज है। जैसे ही पहली स्टेज आई तो पूर्णतः देश में लॉकडाउन लग गया। उसके बाद में देखो अति आवश्यक चीज़ों को मुहैया करने के लिए देश में एक केयर स्टार्ट हुआ, उसको बोला था पीएम केयर। देखो केयर की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो केयर की फुल फॉर्म होती है सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। देखो सिचुएशन हो गई कंडीशन, फंड मतलब हो गया धन। तो हमारे देश में कब स्टार्ट हुई? तो 28 मार्च 2020। इसमें जितने भी लोगों ने धन मुहैया किया या उसमें जितने भी उन्होंने फंड दिए तो वो 100% क्या था? टैक्स फ्री था। क्या था? टैक्स फ्री था। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे स्वयं प्रधानमंत्री। मतलब ये स्वयं प्रधानमंत्री इस चीज़ को हैंड ओवर करते थे, इसका पूरा ध्यान रखते थे। देखो पीएम केयर 28 मार्च 2020, इसमें जितना भी पैसा लोगों ने पे किया तो वो 100% टैक्स फ्री था। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं थे। उसके बाद में कुछ इस कोविड-19 को कम करने के लिए बहुत सारी कंपनियों ने काम किया। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है कोरोनिल। तो दिमाग में पड़ते ही कोरोनिल क्या है? तो ये एक पतंजलि कंपनी नाम ने कोविड को कम करने के लिए वैक्सीन बनाई, लेकिन यहाँ पर इसका फेलियर क्या रह गया कि पतंजलि ने आयुष मंत्रालय से अनुमति नहीं ली, और आयुष मंत्रालय से अनुमति नहीं ली तो इसको आयुष मंत्रालय ने वैक्सीन नाम न देकर इसको बोल दिया इम्यूनिटी बूस्टर। देखो दो नाम आ गए। कोरोनिल क्या थी? पतंजलि के द्वारा बनाई गई एक इम्यूनिटी बूस्टर दवाई है। देखो कोरोनिल जब पतंजलि ने इसको बोला था कि हमारे द्वारा ये बनाई गई एक वैक्सीन है जो 14 दिन से भी कम 10 दिन में आदमी को कोरोना लक्षण से दूर कर सकती है, लेकिन इसका फेलियर बड़ा हो गया। इसने आयुष मंत्रालय से अनुमति नहीं ली और आयुष मंत्रालय ने इसको वैक्सीन नाम न देकर इसको बोल दिया इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी बूस्टर हमारे शरीर में क्या करती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता सर क्या होती है? ये बूस्टर होता है या इम्यूनिटी होती है, ये हमारे शरीर में विटामिन के द्वारा दी जाती है। विटामिन हमारे शरीर को निर्माण में भी सहायक है। दोस्तों विटामिन चैप्टर मैंने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, वो आप जाके देख सकते हो। मैं आपको इस वीडियो की स्क्रीन पर भी विटामिन चैप्टर डाल दूंगा, और मैंने अभी बोला पीछे कि वायरस भी मैंने डिटेल में पढ़ा रखा, वो भी आपको स्क्रीन पर डाल दूंगा। अब यहाँ पर आयुष मंत्रालय आता है। तो आयुष मंत्रालय का काम क्या होता है? हमारे देश में जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी गतिविधि होती है उसको हैंड ओवर काउंट करता है आयुष मंत्रालय। तो आयुष मंत्रालय ने इसको एक वैक्सीन नाम न देके इम्यूनिटी बूस्टर दे दिया। इम्यूनिटी बूस्टर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। देखो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाती है? हमारे शरीर में एक एंटीजन होती है। एंटीजन कब बनती है? हमारे शरीर में जैसे ही कोई भी वायरस घुसता है तो एंटीजन बन सकता है। एंटीजन को प्रभाव को कम करने के लिए हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कोरोनिल है ये हमारे शरीर में किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती है। एंटीबॉडी का निर्माण करने के बाद हमारे शरीर में जो कोरोना के लक्षण है उसको क्या कर सकती है? कम कर सकती है। तो कोरोना के लक्षण आजकल आपने नाम सुना होगा कि एक टीका होता है, एक होती है मेडिसिन या दवाई। टीका हमारे शरीर में लग जाता है तो उस बीमारी के लक्षण हमारे शरीर में नहीं आते हैं, और जब दवाई उपचार कब किया जाता है? उस शरीर के या उस बीमारी के हमारे शरीर में लक्षण आ जाते हैं तब उसका क्या जाता है? उपचार किया जाता है। और टीका यदि लगा दिया जाता है तो उस बीमारी के हमारे शरीर में कोई भी लक्षण नहीं आते हैं। तो कोरोनिल एक प्रकार की क्या है? इम्यूनिटी बूस्टर है। और ये किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये पतंजलि के द्वारा बनाई गई है। जब इसकी घोषणा की थी तब इसने बोला था ये एक प्रकार की वैक्सीन है, लेकिन आयुष मंत्रालय ने इसको क्या कर दिया? रद्द कर दिया। यहाँ से पहला बिंदु आपको क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा आता है कोवैक्सीन। ये हमारे देश में बनने वाली पहली कोरोना वायरस की क्या है? वैक्सीन है। ये किसके द्वारा बनाई जा रही है? भारत बायोटेक के द्वारा बनाई जा रही है। देखो भारत में पहली वैक्सीन कौन सी है? तो कोवैक्सीन। किसको कम करेगी? कोविड-19 के प्रभाव को कम करेगी। कौन सी कंपनी बना रही है? ये बना रही है भारत बायोटेक। समझ आ गया यहाँ तक। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट पहल चलाई थी भारत सरकार द्वारा, जो भारत के नागरिक विदेशों में दे रहे हैं। उस अभियान को बोला था वंदे भारत मिशन, जो एयरलिफ्ट के द्वारा मतलब वायु के द्वारा एयर के द्वारा इन भारतीय नागरिकों को
भारत में लाया जाएगा, स्वदेश में लाया जाएगा। ये अभियान कब स्टार्ट हुआ? तो सर ये 7 मई को स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या किया था सरकार ने कि जो भी व्यक्ति विदेश में रह रहा है वो अपने पैसों द्वारा टिकट खरीद के सरकार को मैसेज करेगी। उसके बाद में भारत इस अभियान के तहत उनको स्वदेश लाएगी। तो वो कौन सा अभियान था? वंदे भारत मिशन। कब स्टार्ट हुआ? 7 मई को। उसके बाद में एक वेरी इंपॉर्टेंट अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया था, कोई भूखा न सोए। मतलब जब कोविड-19 आ गया था, उसमें जो दिहाड़ी मजदूरी होते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते होता है दोस्तों, जो डेली मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं, उनको रोजी रोटी का खतरा हो गया था। तो राजस्थान सरकार के द्वारा एक अच्छी पहल स्टार्ट की थी, उसका नाम दिया था कोई भूखा न सोए। ये किसके द्वारा पहल स्टार्ट की है? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा। उसके बाद में यहाँ से एक अगला क्वेश्चन बनता है कि एक प्लाज्मा थेरेपी है। देखो प्लाज्मा थेरेपी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? यदि किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 हो रखा है, उसमें एंटीबॉडी का निर्माण हो गया, तो उस एंटीबॉडी को लेने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को यदि कोरोना हो रखा है, उस एंटीबॉडी को उस व्यक्ति में एक थेरेपी के द्वारा जो यूज की जाती है प्रोसेस, उसको बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। जो एक अन्य व्यक्ति या जिस व्यक्ति अभी जो संक्रमित है कोरोना से, उसको ठीक करने के लिए जो प्रोसेस अपनाई जाती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। सबसे पहले प्लाज्मा थेरेपी का उपयोग क्या हुआ? तो सर महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस अभियान को चलाया गया। उस अभियान को बोलते हैं प्लेटिना मतलब प्लाज्मा थेरेपी के द्वारा उनको सही करना। इनको ट्रायल के लिए 500 व्यक्ति को चुना गया था और अभियान चला था प्लाज्मा थेरेपी, और उस अभियान को बोलते हैं प्लेटिना। मैंने बता दिया प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुई? तो सर महाराष्ट्र में। उसके बाद में प्लाज्मा बैंक कहाँ बना है? तो सबसे पहले बना था न्यू दिल्ली में। प्लाज्मा बैंक सबसे पहले कहाँ बना? न्यू दिल्ली में। प्लाज्मा थेरेपी कहाँ स्टार्ट हुई? तो महाराष्ट्र में। अभियान क्या दिया? प्लेटिना अभियान नाम दिया था। उसके बाद में ये हो गई प्लाज्मा बैंक कहाँ बना? न्यू दिल्ली में। उसके बाद में जैसे ही क्वेश्चन बनता तो हमारा राजस्थान में सबसे पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ बना? SMS हॉस्पिटल जयपुर। कहाँ बना? SMS हॉस्पिटल जयपुर। देखो प्लाज्मा से 3 क्वेश्चन। प्लाज्मा थेरेपी सबसे पहले कौन से राज्य में स्टार्ट हुई? तो सर महाराष्ट्र में। अभियान का नाम क्या था? प्लेटिना अभियान। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? किसी भी व्यक्ति को यदि वो कोरोना संक्रमित था, ठीक हो गया, उसके अंदर एंटीबॉडी बन गई, उसी एंटीबॉडी को किसी अन्य व्यक्ति कौन सा जिसमें वर्तमान में कोरोना है, उसको ठीक करने के लिए इस थेरेपी का यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा बैंक हमारे देश में सबसे पहले कहाँ? तो सर न्यू दिल्ली में। राजस्थान में सबसे पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ? तो सर SMS हॉस्पिटल जयपुर। सभी को समझ में आ गया? देखो यहाँ तक था हमारा कोरोना से संबंधित जितने भी संबंधित जानकारियाँ थी वो हमने आज डिटेल में पढ़ ली। तो अब आपको क्या करना है? सबसे पहले चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहा है, यदि आपको लगता है वीडियो अच्छा है, हेल्पफुल है, अन्य दोस्तों को आप बताना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो क्या करें? शेयर करें और उसके बाद में लाइक ज़रूर करें। तो आप सबसे पहले अब क्या कर लेते हैं? इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि अपन आराम से इसको डिटेल में पढ़ सकें। सबसे पहले कोविड-19 पूरा नाम क्या है? पुराना नाम कोरोना वायरस। सर नोवल कोरोना वायरस। नोवल करता था नया, मुकुट करता था ताज। वायरस मैंने बता दिया ये हमारे शरीर में किस प्रकार से फैलती है? तो सर वायरस से। नया नामकरण क्या? कोविड-19 किसने दिया? WHO। कोविड का अर्थ होता है कोरोना, VI का अर्थ होता है वायरस और डिजीज़ का अर्थ होता है बीमारी। देखो 19 क्यों? ये 2019 नवंबर दिसंबर में इसके लक्षण चाइना में दिखने लगे थे। इसका देखो नया नाम किसने दिया? WHO ने। उसके बाद में WHO फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब? 7 अप्रैल। इसकी स्थापना भी 7 अप्रैल 1948 में। अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस। भारत में सबसे पहले 1 साल के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन को कार्यकारी अध्यक्ष कहाँ चुना गया? तो WHO। उसके बाद में इसके टेस्ट के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो सर RT-PCR तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। अब देखो PCR क्या होती है? तो सर ये हमारे शरीर में DNA सेगमेंट की एकाधिक मतलब एक से ज़्यादा प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। फिंगरप्रिंट में भी PCR तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद वायरस से संबंधित जितने भी हमारे शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है, ये सबसे पहले कहाँ पर प्राप्त हुआ? उसके बाद भारत में सबसे पहले प्रथम केस कहाँ पर प्रथम मृत्यु हुई, किस में कहाँ पर लॉकडाउन लगाई, हमने अभी सभी पढ़ लिया। तो दोस्तों आपको क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप जनरल साइंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, यदि वायरस के संबंधित जितने भी संतुलित आहार के घटक होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, जितने भी आपको डिटेल में पढ़ने हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ जाके आप आराम से देख सकते हो। उस पर आधारित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो मैंने आपको डिटेल में करा रखे हैं। उसके बाद पाचन तंत्र, हमारे शरीर में किस प्रकार से पाचन होता है, कौन सी छोटी आंत होती है, कौन सी बड़ी आंत होती है, किस प्रकार से हमारे शरीर में जो टेस्ट हमारे शरीर में लार ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है, बहिस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती है, ये मैंने अभी डिटेल में पढ़ा रखा है। उस पर संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो मैंने पढ़ा रखे हैं। उसके बाद में पढ़ा रखा है बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया संबंधी हमारे शरीर में किस प्रकार से रोग फैलते हैं, उनकी डिटेल में
और बैक्टीरिया संबंधी जितने भी रोग होते हैं दोस्तों वो मैंने ट्रिक में बता रखे हैं। वायरस संबंधी जितने भी रोग होते हैं वो भी मैंने ट्रिक में बता रखे हैं। प्रोटोजोआ से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो भी मैंने ट्रिक में बता रखे हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हो। अब आपको और क्या करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा जितना भी पढ़ाया गया है आज की इस वीडियो में आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको लग रहा है कि इस पर संबंधित क्वेश्चन आपको कराना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। यदि आपको कोई भी बिंदु में आपको क्वेरी लग रही है, यदि कोई भी दिक्कत आ रही तो आप ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। आपको मैं एक ही बात बोलता हूँ, सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, ज़रूर मास्क का प्रयोग करें, अपने छोटे बड़ों का सम्मान करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।